नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा सा जो एजुकेशन के बारे में चर्चा किया था उसको एक मोड़ पर ला करके और फिर बाकी दूसरे विषय को हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो एजुकेशन के संदर्भ में जो मैंने कहा था कि बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन के अंदर हमको एक बड़े परिवर्तन को देखना पड़ेगा। और वो बड़ा परिवर्तन होगा कि जो डेडिकेटेड लोग हों शिक्षा के क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, उनकी एक बहुत बड़ी महत्ता है। और उस डेडिकेशन के लिए हम लोगों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग काम करना पड़ेगा। तो जो बातें मैं कर रहा हूँ वो आपको लग रहा है कि ज़्यादातर मैं ग्लोबल लेवल के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, लोकल नहीं। तो बात ये नहीं है। ग्लोबल स्तर की बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आज का समय ऐसा है कि किसी एक क्षेत्र विशेष को हम ये नहीं कह सकते कि उसका प्रभाव केवल उसी क्षेत्र से है। और इन्फॉर्मेशन क्योंकि ग्लोबली शेयर हो रहा है तो इस नाते एक जगह के परिवर्तन से पूरी चीज़ें परिवर्तित नहीं होंगी, और ये हम सबको पता है। तो कोई भी चीज़, और आज ग्लोबली इतना इंटरलिंक्ड सिस्टम है हर चीज़ का, चाहे वो कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो, चाहे हमारा रिसोर्स यूज का हो, वो सब कुछ ग्लोबली रिलेटेड है। तो जो कुछ सॉल्यूशन होगा वो ग्लोबली रेफरेंस में ही हम लोग सोच पाएंगे, और उस सॉल्यूशन को करेंगे तो फिर उसका कोई यूजफुलनेस होगा, या कोई मॉडल ऐसा हम कर रहे हो उस मॉडल को ग्लोबली हम प्रेजेंट कर पाएँ ताकि वहाँ के लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो हमारे समझ से एक पूरा सॉल्यूशन निकल के आएगा। अभी मैं पिन पॉइंटेड सॉल्यूशंस की बातें नहीं करता हूँ एक के बाद एक कि मॉडल कैसा होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, लेकिन बेसिक फाउंडेशन ये है कि हम लोग बच्चों में यदि ये इनकलकेट कर पाएँ। और हालांकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर शिक्षाविद इन बातों को कहते हैं, अब कितना अंदर से उस चीज़ को फील करते हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर लोग इन बातों को रखते हैं। और जैसे भारत में अभी नई शिक्षा नीति आई है तो हर जगह ये बात होती है कि बच्चों को आप इस रूप में ढालिए जो कि वो खुद से अपने से सोच पाने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ पाएँ, और हमेशा वो डिपेंडेंट होकर के ना सोचें। तो एक इंडिपेंडेंट थॉट के तरफ बढ़ाने के लिए। लेकिन एक चीज़ हम लोग इस बात का ध्यान दें कि कई बार चीज़ें मॉरल या आइडियल ग्राउंड पर हम लोग बातें करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल ग्राउंड की चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर हम लोग मिस कर जाते हैं। तो अब एक बात ऐसे है जैसे मैथमेटिक्स को लेकर के, अब इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स आती है या मैं पढ़ा हूँ, बल्कि एक लेवल आप ये समझें कि जो जिसको हम लोग रीजनिंग ब्रेन या कॉर्टिकल ब्रेन कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैथमेटिक्स के नाते होता है। तो मैथमेटिक्स यदि कंपलसरी हम ऐड करते हैं एजुकेशन सिस्टम में तो केवल ये बात नहीं है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ाना चाह रहे हैं या उसके सिस्टम को बच्चों को लर्न कराना चाह रहे हैं, बल्कि यह है कि वो एक प्रकार से मेंटल एक्सरसाइज भी है हमारी कॉर्टिकल एक्टिविटीज को ग्रो कराने के लिए। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल हमने लिया। दूसरा इसी के अंदर एक एग्जाम्पल है कि अभी हम लोग हर बार बात करते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे बच्चे इनोवेटिव हों, इनोवेटिव कैसे थिंक करें। तो इनोवेशन कोई ऐसा नहीं है कि आप एक एक्सरसाइज ला के दे दें और कल से बच्चे को कह दें कि आप इनोवेटिव हो जाओ तो हो जाएगा, क्योंकि पूरे सेटअप को चेंज करना होता है और आपको पूरा सिस्टम वैसे रीअरेंज करना पड़ता है जहाँ से ये चीज़ें बच्चों के अंदर इनकलकेट हों। और मैंने कहा भी था कि जो चीज़ें केवल इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है, एक्टिव इंफॉर्मेशन से चीज़ें नहीं बदलती हैं बल्कि पैसिव इंफॉर्मेशन से चीज़ें बदलती हैं। अब एक आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि जब गणित की पढ़ाई हम लोग कराते हैं बच्चों को, मैथमेटिक्स जब पढ़ाते हैं तो अक्सर क्या किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है कि आपको कोई फार्मूला बताया जाता है या समझाया जाता है या कोई स्कीम बताई जाती है, और फिर उस बच्चे को कहा जाता है कि तुम अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो अक्सर आपने देखा होगा, एक मैं एग्जांपल ले सकता हूं कि
अक्सर हमारे टीचर होते थे मैथमेटिक्स के, तो वो कहते थे कि यदि मैथमेटिक्स सीखना हो तो जो बुक के लास्ट में आंसर शीट दिया होता है, हर प्राइमरी स्कूल से लेके हर स्कूल के लेवल पर, इंडिया में तो एटलीस्ट हम लोग फॉलो करते हैं, दुनिया भर में फॉलो होता है, बुक के लास्ट में वो एक आंसर होता है। कई बार ये भी रहता है कि वो बाहर के देशों में जो लोग फॉलो करते हैं तो इवन और ऑड का सिस्टम फॉलो करते हैं कि ऑड वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, इवन वाले को छोड़ देते हैं। बट मैथमेटिक्स के लिए ये जरूरी ये होता है कि आप जो आंसर शीट, तो वो टीचर ये कहते थे कि बेहतर होगा कि मैथमेटिक्स सीखना है तो पहले उस आंसर शीट को फाड़कर फेंक दो, क्योंकि जब तक वो आंसर शीट रहेगा तुम मैथमेटिक्स नहीं लर्न कर सकते। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोगों के भीतर जिज्ञासा बहुत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके भीतर जिज्ञासा होती है, लेकिन यदि हमको पता है कि उसका आंसर रेडी है हमारे कंजम्पशन के लिए, तो हम लोग ज़्यादातर केसेस में हमेशा ल्योर होते हैं, हमेशा उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं कि उसका आंसर देख लें और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो ये अक्सर बच्चों के अंदर होता है, लेकिन हमको जब ये पता लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा होता है कि उस एक्सरसाइज को करना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का जो माइंड उस प्रक्रिया में भाग लेता है और उससे वो जो उसको स्ट्रेंथ मिलता है। तो बेसिकली जैसे स्पोर्ट्स के सेंस में हम लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स हमेशा ये नहीं होता है कि कोई नेशनल इंटरनेशनल आपको प्रतियोगिता जीतनी हो, किसी कंपटीशन में जाना हो, वहाँ पर आपको विन चाहिए, इसलिए आप सिखा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि बॉडी माइंड का जो फिटनेस है, यदि उसके लिए आप किसी बच्चे को या लोगों को, ज़्यादातर लोग तो ऐसे नहीं होते कोई वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जा रहे होंगे, तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि यदि स्पोर्ट्स कर रहे हैं हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और एक फिटनेस के लिए हम कर रहे हैं ताकि हेल्दी एंड फिट रहें। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आप उस मैथमेटिकल रिगर को समझेंगे, तो मैथमेटिक्स ये नहीं है कि जान लेना है कि कैसे चीज़ें हम सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ एक एक्सरसाइज भी जुड़ा हुआ है, और वो एक्सरसाइज जरूरी है हमारे रेशनल माइंड को ओपन अप करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक लेवल का एजुकेशन हो, सेकेंडरी लेवल तक का हो, जो ग्रेजुएशन से पहले जहाँ हम लोग +2 तक की पढ़ाई करते हैं, वहाँ अनेक देशों में ऐसा है कि जहाँ मैथमेटिक्स कंपलसरी होती है, लैंग्वेज की तरह ही कंपलसरी होती है। तो मैथमेटिक्स केवल ये समझ के नहीं सीखना है कि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि दिस इज लैंग्वेज फॉर साइंस, तो केवल लैंग्वेज के लिए नहीं बल्कि उस एक्सरसाइज को इम्प्रूव करने के लिए भी सीखने की ज़रूरत है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज कि बच्चे को यदि आप ये सिखाते हैं कि वो आंसर को बराबर ध्यान न रखे कि आंसर ही आना है, लेट हिम टू गेट, यदि दिन भर में एक सवाल हम सॉल्व कर ले रहे हैं अपने से, सो दैट इज फार बेटर देन टू गेट 100 आंसर्स आई एम गेटिंग थ्रू सम सोल्यूशन, और 100 एक्सरसाइजेज हमने पूरे कर लिए। लेकिन अब क्या है, ये एक तरह से बदलाव नहीं होगा। जो लोग ये कह रहे होंगे कि भाई चलो ऐसे कर लेंगे तो हमको फायदा क्या होगा, हमारे बच्चे का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्या करेगा, वहाँ तो 3 घंटे के भीतर 100 सवाल आएंगे करने के लिए, और वो हर सेकंड के ऊपर 2 सवाल आपको करने हैं, यस नो करना हुआ, चाहे नेगेटिव मार्किंग भी हो तब भी आपको करना है। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमारे एग्जाम सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। अब एग्जाम सिस्टम को यदि चेंज नहीं करेंगे तो वो पूरा करिकुलम भी किसी मायने का नहीं रह जाएगा। अब आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो क्वेश्चन का स्टाइल है वो आपने पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्यूटर होगा, जो टीचर होगा, वो वैसे ही सिखाएगा कि जो उस एग्जाम को पास कर सके। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते तो मैंने कहा कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट है एजुकेशन का वो मिस हो जाता है, एंड दैट मिसिंग इज वो क्रिएटिंग ऑल द नॉनसेंस इन आवर होल इंडिविजुअल लाइफ और सोशल लाइफ में भी होता है। तो एजुकेशन का जो अर्थ होता है कि हम एनेबल कर रहे हैं बच्चे को बाकी के जीवन के लिए, और वो खुद की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाए, खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और सोसाइटी के लिए एक स्किल भी बने, एक एसेट बने। तो यदि अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, देन
हमारे लिए ये होगा कि ये जो पूरा एजुकेशन है वो एक पक्षीय है। तो ऐसे हालत में अब हमने एजुकेशन दे दिया कि घर बनाना है, घर में कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या कंफर्ट होना चाहिए, इसके लिए एजुकेशन में व्यवस्था हो गई। लेकिन वही यदि इस व्यक्ति को, बच्चे को यदि ये नहीं समझ में आ रहा है कि रहना कैसे है, किसी से बात कैसे करना है, किसी को, और ये मॉरल साइंस से नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि केवल मॉरलिटी का जो इंफॉर्मेशन है वो दे करके आप सोचते होंगे कि वो चेंज कर ले जाएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वहाँ जो एक एक लर्निंग हो रही है, जो साइंस सीख रहा है, जो मैथमेटिक्स सीख रहा है, जो पोइट्री सीख रहा है, वहाँ से चीज़ें इनकलकेट होती हैं, और वो उसके, जिसको हम लोग पुराने जो अपना मोरल साइंस था जिसमें संस्कार कहते हैं, उसके माध्यम से चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे ही ये वर्ड हम संस्कार बोलेंगे तो लगेगा कि ये पुराने ज़माने की कोई बातें कर रहे हैं, और पुराना जो सिस्टम है उसको लाने की बातें कर रहे हैं इस नाते। तो बच्चों की जो आज की टर्मिनोलॉजी है उसको आप ट्रेनिंग कह लीजिए, उसको एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का हिस्सा कह लीजिए। तो जो संस्कार कह रहे हैं वो एक पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी का जब वो हिस्सा बन जाएगा जहाँ पर कि प्रॉब्लम देख करके, तो चाहे वो प्रॉब्लम फिजिकल हो या इमोशनल हो, तो हमको ऐसी कम्युनिटी चाहिए, ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए जो उन चीज़ों को देख पाए। आज हम कम्युनिटी में रहते हैं, हमारी लिविंग भी एक सोसाइटी के अंदर है, यहाँ हजारों घर एक साथ हैं, हजारों लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। और कई बार ये देख के लगता है कि हमारा एजुकेटेड होना या डिग्री होना काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ एक चीज़ों में जहाँ हम लोग कॉमन, ये तो कॉमन टॉक में कह ही रहा हूँ, कॉमन सेंस, सो इन ए सेंस कॉमन सेंस इज़ वेरी स्कार्स। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ ऐसे करते हैं हम लोग, और कई बार अपने को लगता नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। अब जैसे हमारी सोसाइटी में मान लीजिए फूल लगा हुआ है, और वो लिखा हुआ है कि डू नॉट प्लक फ्लावर्स, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि, और उनकी एक मान्यता है कि ये फूल जब तोड़ेंगे भगवान को चढ़ाएंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब उनकी ऐसी मान्यता है, उस मान्यता को यदि आप कहेंगे भी तो लगता है कि जैसे है, जो मना करने वाला है वही अनएथिकल है, और वो जो बातें कह रहा है वो बातें समझना क्या मतलब, ये संस्कार से हटके है। तो ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि जो पौधे पेड़ लगाते हैं हम, जो फूल लगाते हैं, उसकी सुंदरता वहाँ की है जहाँ पर वो लगा हुआ है। ज़्यादातर तो मैं इस पक्ष में बिल्कुल ही नहीं होता हूँ कि जो फूल हैं उनको, या तो आप कोई कोई हर्बल या मेडिसिनल वैल्यू हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसको ला करके आप करें, या कोई इसेंस बना रहे हैं उसका उपयोग करें, या तो बेहतर है कि उन पौधों को आप वहाँ छोड़े जहाँ पर वो लगाए गए हैं, न कि किसी को माला आपने पहना दिया वो सारे फूल बर्बाद हो जाते हैं, कहीं आप ले जा करके यूज करते हैं। तो ज़्यादातर जगहों पर जो हमारा काम होता है वो एक प्रकार से यूजलेस ही होता है, और उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। तो कुल मिलाकर के एजुकेशन के लिए एक, और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर ये बता दूं कि अ, खास करके भारत में अभी जो सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की जो समस्या है, वो ये है कि हम डिग्रियां दे रहे हैं लोगों को, बच्चों को जितनी डिग्री चाहिए उतनी दे रहे हैं। समस्या ये है कि उस डिग्री के पैरेलल में स्किल नहीं सिखा रहे हैं, वो एम्प्लॉयबिलिटी है कि नहीं है, वो तो एक इशू है ही है, वो अपने आप में इशू है। लेकिन यदि जो डिग्री भी दे रहे हैं उस डिग्री का यूज करने लायक आपके पास जॉब है कि नहीं है, यदि 1000 हम इंजीनियर बना रहे हैं और उन इंजीनियरों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे स्किल देने का कोई मतलब नहीं है। तो जो स्किल सिखा रहे हैं, ब्रेन एक्सरसाइज के लिए आप मैथमेटिक्स सिखाएं तो समझ में आ रहा है, लेकिन यदि घर बनाने का, इंजीनियरिंग सिखाने का कोई अर्थ है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए जॉब होना चाहिए। तो ये बातें गवर्नमेंट के स्तर पर ही तय होंगी, और जहाँ पर गवर्नमेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस लेवल के एजुकेशन हो जहाँ यूज इनका हो, तो ऐसे एजुकेशन में सिर्फ समय की बर्बादी है और रिसोर्सेस की बर्बादी है। तो मेरे समझ से, मेरी ये व्यक्तिगत मान्यता है कि खास करके ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स, यानी मास्टर डिग्री और पीएचडी की डिग्री तब तक आप ना बच्चे को दें जब तक कि आपके पास सेट जॉब पहले से ना हो,
यानी कोई रिसर्च का प्रोग्राम हो, टीचिंग का प्रोग्राम हो, ऑलरेडी जॉब हो, तो बेहतर है कि ग्रेजुएशन के लेवल पर लेक्चरर की आप भर्ती कर लीजिए। उनको फर्दर आप ट्रेन करिए, क्योंकि उसी क्षेत्र में है, तो चाहे रिसर्च का काम करने वाले हों, चाहे टीचिंग का काम करने वाले हों, उनके लिए पीएचडी का महत्व है, उनके लिए मास्टर्स का महत्व है। तो खास करके ग्रेजुएशन के ऊपर की जो भी पढ़ाई है वो पूरी ऑडिटेड होनी चाहिए गवर्नमेंट के जॉब के हिसाब से। यदि जॉब नहीं है तो फिर हमारे समझ से ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत बुरी बात है, स्टूडेंट के लिए बुरी बात है, गवर्नमेंट के लिए भी बुरी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पर आप उन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और हर बार वो बेइज्जती झेलने को मिलती है कि पीएचडी कर गया है और वो एक किसी प्यून के ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहा है और वहाँ 4 प्यून के ग्रेड के एम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पर 200 पीएचडी के कैंडिडेट आए हैं। अनेक बार हम लोग समाचारों में ऐसा सुनते हैं। तो इस प्रकार का ये जो डिसहार्टनिंग बात है और इस प्रकार का एक नेगेटिव माहौल समाज के अंदर फैलता है। जब समाज के अंदर फैलता है तो ये चीज़ें आप लाख चाह के एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चाहें कि वो सुधर जाए, व्यवस्था व्यवस्था सुधरती नहीं है। दूसरी चीज़ की एक पॉलिटिकल कंपस भी है। यदि आप एक तरफ ये देखेंगे कि कुछ ऐसे पद हैं जिस पर कि अनएजुकेटेड लोग, अनएजुकेटेड कहने का अर्थ है कि वो कोई स्किल नहीं है उसके पास। अनएजुकेटेड कोई मैं डेरोगेटरी फॉर्म में नहीं कह रहा हूँ। पढ़ाई करना, डिग्री लेना ना लेना, ये हमारे ह्यूमैनिटी के क्वालिटी को तय नहीं करता है, ये सच बात है। लेकिन यदि उसके लिए कोई ज़रूरत है, अब जैसे किसी कंपनी को चलाने के लिए एक मैनेजर की डिग्री चाहिए, एमबीए की डिग्री चाहिए, एक कंपनी को चलाने के लिए एमबीए की डिग्री चाहिए, एक कंपनी के किसी काम करने के लिए इंजीनियर की ज़रूरत है, तो सोसाइटी को चलाने के लिए आपको हर जगह भी ऐसे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स के अंदर ये स्किल लोग क्यों नहीं लिए जाते हैं, इसके पैरेलल में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आर्गुमेंट देने वाले हैं कि भाई इनकी सोशल ट्रेनिंग होती है और ये सोशल काम है। लेकिन मेरी समझ से ये एक सोच गलत है और उस वजह से हम ये नहीं कह सकते, बच नहीं सकते अपने को कहने से कि वहाँ स्किल की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि यदि मैनेजर का कोई स्किल नहीं रहेगा तो वो बाकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एंड सिंस पॉलिटिशियंस आर ऑन द टॉप ऑफ द लैडर, वो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनको जानकार ही केवल नहीं होना पड़ेगा, एक वेल ट्रेंड स्किल्ड पर्सन के रूप में काम करना होगा। अन्यथा चीज़ें ऐसे होंगी जैसे आप घोषणाएं बहुत लंबी चौड़ी कर लेते हैं सरकारों के लिए कि सिटी को ऐसा बना देंगे, सिटी को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन जब स्किल की बात आती है तो न तो आपके ग्राउंड पर लोग होते हैं, न चीज़ें मैनेज होती हैं, और फिर हम लोग एक दूसरे को दोषारोपण भी करते हैं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो एक एक जगह से यदि चीज़ें ठीक करने की सोचेंगे तो ठीक हो भी जा सकती हैं, लेकिन यदि कॉन्सेप्चुअल गलतियां हो रही होंगी तो उस व्यवस्था को हम लोग सुधार नहीं सकते हैं, ये तय बात है। तो एजुकेशन के लिए अभी तो और भी बातें मैं करूंगा, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में मेरा क्योंकि वो फील्ड रहा है तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें मेरे अनुभव में आई हैं, वो मैं समय समय पर शेयर करूंगा। लेकिन अभी इस इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए एजुकेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब कुछ बातें ऐसी हो जाएं जो आज के लिए बड़ी उपयोगी हैं और आज के चर्चाओं में हैं। जैसे एक तो रोज समाचार टीवी मीडिया भरा पड़ा हुआ है कि तमाम ऐसे लोग कहने वाले हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि युद्ध कभी खत्म नहीं होता, युद्ध में हम लोग हमेशा होते हैं। कभी छोटे पैमाने पर होता है, कभी बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन अब क्योंकि ग्लोबल कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो कम्युनिकेशन बता रहा है कि कोई भी युद्ध छोटा युद्ध नहीं है। एक जगह कोई घटना घटती है वो दूसरी जगह आपको पूरी तरह से प्रभावित करती है। ग्लोबली बहुत मुश्किल है ये समझना कि आखिर युद्ध के कारण क्या है। बहुत सारी फिलॉसफी उसके पीछे है, बहुत सारी फिलॉसफी उसके प्रो में है, बहुत सारी फिलॉसफी उसके कॉन्स में है।
ये कहना कि बिल्कुल से युद्ध से हम छूट जाएंगे, हमको लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आज के डेट में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न चाहते हुए भी बलात्कार के ऊपर युद्ध थोपते हैं या थोप सकते हैं, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और कुछ जगह इंटेंट के ऊपर होता है कि यदि आप इंटेंट चेंज कर लें तो उस इंटेंट के आधार पर चीज़ों में हम बदलाव कर सकते हैं, और चाहे तो युद्धों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। तो आज जो सिनेरियो ऐसा बना हुआ है, अब एक घटना कहीं घटती है, दूसरे देश में हाहाकार मच जाता है। आज यदि गल्फ में तेल की आवाजाही पर कोई अंकुश लग रहा है तो उसका असर दिखाई दे रहा है कि भारत में क्या हो रहा है। तो एक चीज़ तो ये कहने की है कि जो भी सिस्टम है, नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी सिस्टम कोई भी नेशन यदि तय करता है कि बहुत सारी चीज़ें आप इंडिपेंडेंटली अपने रीजन के लिए यदि करते हैं, कम से कम एक एक जो बेयर मिनिमम जो सर्वाइवल के टूल्स हैं, किट्स हैं, ज़रूरतें हैं, यदि आप, और ये किसी भी नेशन पर लागू होता है, ये नहीं कि ये इंडियन के लिए है, ये अमेरिकन के लिए है, या सऊदी के लिए है, या किसी और देश के लिए, ये हर नेशन के ऊपर लागू होता है। उससे क्या होगा, यदि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा तो एक रीजन में कोई ऐसी कठिनाई आती भी है तो दूसरा रीजन अपने आप को बचा लेगा। और यदि नहीं होगा तो फिर हर नेशन, यदि दो नेशन आपस में लड़ रहे हैं तो उसका फर्क ये पता चलेगा कि बाकी दुनिया लड़े चाहे नहीं लड़े उसके प्रभाव में है, और पूरी उस सारी उसकी जो बुराइयां हैं उनको झेलनी पड़ती हैं। तो आज तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी जैसे हम एज ए इंडिया बैठ करके यहाँ सोचें कि हमारे देश को कोई नुकसान नहीं है, अभी गल्फ में लड़ाई चल रही है या अमेरिका इजराइल की लड़ाई चल रही, तो हमको क्या दिक्कत है। दिक्कत जब सामने आई है तो पता चल रहा है कि यदि ऑयल की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत आपकी वहाँ से पूरी हो रही है और उसमें दिक्कत आ रही है, तो फिर आप बाइलेटरल टॉक्स की बात करते हैं। बट फैक्ट ये है कि जब चीज़ें ऐसी होने लगेंगी, कोई नहीं सुनेगा, तो फिर अब आपके लिए भी मरने जीने का सवाल हो जाएगा। उसमें से कोई भी पार्टी यदि ये सोचने के लिए है कि भाई ठीक है, हमको चाहे नुकसान जो भी हो रहा, मैं तो मर ही रहा हूँ, तो मैं सब कुछ ये रोक दूंगा या मैं बर्बाद ही कर दूंगा कल को, मान लीजिए उसके दिमाग में ये बात आती है, तो ऐसे हालत में फिर पूरी दुनिया को नुकसान हो जाएगा। तो उसका निदान यही है, और ये हर नेशन के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक नेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे भारत हो, चाहे छोटे से देश हो। तो एक तरह तो ये हो गया। दूसरी चीज ये होती है कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में, राष्ट्र मतलब एक यूनिट मैं मान के चल रहा हूँ, वैसे तो राष्ट्र के अंदर भी बहुत सारी चीजें, जब कोविड की बात आई थी तो कोविड के टाइम में ये भी देखने को मिला था कि उसी देश के भीतर चीजों का आवागमन बंद हो गया था। तो यदि दूध हमको यहाँ चाहिए, खाने पीने का सामान यहाँ चाहिए, और यदि यूपी में तेलंगाना से आ रहा है और तेलंगाना में पंजाब से आ रहा है और आवागमन बंद हो गया, तो उसका क्या रिपरकशन हो सकता है। तो एक बार कन्वेंस डिस्टर्ब होता है तो चीज़ें पूरी तरह से भरभरा के गिर जाती हैं। तो हमको लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो सिस्टम है, और जो बेयर मिनिमम जो रिसोर्सेस हैं उनका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ग्लोब के अंदर होना चाहिए। हर चाहे वो सभ्यता कोई भी हो, सबके यहाँ वो चीज़ें होनी चाहिए, ताकि कम से कम सर्वाइवल के टाइम में ये पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इस बात के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे कि ऐसा सिचुएशन कैसे, अभी तो मान लीजिए जैसे अमेरिका या भारत या किसी दूसरे देश की प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम लोग बातचीत करते हैं, लड़ाई एक लिमिट तक खींचते हैं, सोचते हैं कि ये हथियार ना यूज करें जिससे पूरा बर्बाद हो जाए, क्योंकि फाइनली पता लगता है कि आपको उसी में रहना है। यदि ऐसा ना होता तो एक दिन में एटॉमिक बम बहुत सारे देश रखे हुए हैं, वो पटक के ख़त्म हो जाते, लेकिन उनको पता है कि जिस बम को वो पटकेंगे उसमें खुद भी वो ध्वस्त हो जाएंगे, तो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन इन केस मान लीजिए ऐसा है कि नहीं है ये नहीं पता है, कोई बहुत ग्लोबल लेवल की नेचुरल कलामिटी आती है, कोई एलियन अटैक हो जाए, आजकल एलियन पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई एलियन अटैक हो जाए दुनिया के अंदर,
अब वो पता लगा कि कोई सैटेलाइट सिस्टम उसने यूएस का डिस्टर्ब कर दिया नेविगेशन सिस्टम, और पूरी दुनिया अब अंधेरे में है, अब किसी को कुछ नहीं कम्युनिकेशन सूझ रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसी बात हो सकती है, और उस दिन के लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई ऐसा देश या कोई ऐसा वन एरिया वन प्रोडक्ट वाली बात हम लोग जरूर करते हैं, क्योंकि उससे एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का फायदा होता है, लेकिन जो बेसिक आइटम्स होते हैं सर्वाइवल के लिए, जिसको भोजन वस्त्र आवास नॉर्मल बातें हम लोग रोजमर्रा में यूज करते हैं, वो हमारे समझ से लोकली अवेलेबल होनी चाहिए, और ये दुनिया के हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि और देशों ही नहीं, देश के अंदर भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जहाँ छोटे छोटे बिल्कुल देश हैं, एक राज्य के बराबर है, वहाँ तो चलिए वो मैनेज हो जाता है, लेकिन जो भी बड़े देश, भारत है, चाइना है, अमेरिका है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, तो ऐसे देशों को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि लोकल रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए। नहीं, किसी वजह से यदि ये सिस्टम डिसरप्ट होता है, और हमेशा आप कम से कम बेसिक के लिए तो ना लड़ते रहें, या उसके डर के साए में आप हमेशा जी रहे हो कि पता नहीं कब बंद हो जाएगा और हमारी जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी। तो आज जो बातें मैं कह रहा हूँ, वो हो सकता है कि भविष्य में उसके लिए और हर देश के लेवल पर ये बातें कही जाएं। तो केवल ये नहीं है कि एक दूसरे देश के कब्जे में है, बल्कि देश के भीतर भी जो लोकेलिटी है, वो लोकेलिटी न प्रभावित हो, या अप्रभावित रहे, एटलीस्ट जिस पर कोई कैलामिटी आती है तो वही जगह प्रभावित हो, बाकी वाले एटलीस्ट सेफ गार्डेड हों। तो इसका ये फायदा हुआ। अब युद्ध के लिए जो आइडियल सिचुएशन तो ये है कि विश्व में युद्ध हो ही नहीं, कोई एक दूसरे से लड़े नहीं, शांतिपूर्वक रहें, कोई किसी की चीजें छीने नहीं। तो जो बेसिक है, जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल हमने बना रखे हैं, इसीलिए कहा कि जब जब प्रॉब्लम्स के डीप डाउन उसके रूट्स में जाएंगे तो वहाँ हम लोग एजुकेशन को पाते हैं। तो सारा एजुकेशन सिस्टम है हमने ऐसे ही गढ़ा है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऐसे हमने बना रखे हैं, कैपिटल का जो सिस्टम है वो ऐसा बना रखे हैं। हालांकि कर कुछ नहीं पाएंगे, अभी बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि एआई जिसके पावर में आ जाएगा, दुनिया का सारा रिसोर्स उसके पास हो जाएगा। भाई बहुत सीधी सी बात है कि आप सारे रिसोर्स आप ले भी लो, कोई एक आदमी के ही हाथ में चला जाए, कोई एक व्यक्ति ही उस दुनिया भर के जितना गोल्ड है उसी के पास रह जाए, उसी के पास सारा सामान रह जाए, तो वो क्या बेचेगा और खरीदेगा कौन उसको? और आपने यदि बना भी दिया और मेरे पास खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, तो बाकी सारा जो आपने करामात किया है उसको गदर करने का, वो बिल्कुल वैल्यूलेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये कहना कि एक दिन ऐसा होगा कि जो, हाँ ठीक है, आपने क्लब बना लिया है, 100 200 400 लोगों के पास रिसोर्सेस इकट्ठे हो गए, लेकिन एक न एक दिन आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और आपको तब लगेगा कि ये जो रिसोर्सेस हमने इकट्ठा किए हैं पूंजी के नाम पर, कि कैपिटल का हम होल्ड करेंगे, ये इसका कोई वैल्यू है नहीं बेसिकली। तो ये एक म्यूचुअल सिस्टम है, पूरी ह्यूमैनिटी एक म्यूचुअल सिस्टम के ऊपर आधारित है। और जब बात स्पीसीज की आएगी, तो स्पीसीज की बात में यही होगा कि देश भर के जितने, मतलब दुनिया भर के जितने देश हैं, वो सब बेहतर है कि एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, रादर देन कि कंपटीशन ऐसा हो जो गला काटने वाला हो, या चाहे वार का कंडीशन हो। और ये कोई आइडियल बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ऑन द ग्राउंड ऑफ ए रीजन बोल रहा हूँ। तो इसको इस तरीके से यदि हम कर पाएंगे तो अच्छी बात होगी। एजुके एजुकेशन का लेवल वो भी है जिस माध्यम में अभी हम बात कर रहे हैं, तो उस माध्यम में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम इन माध्यम में भी इसका उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग पार्टिसिपेट करें जो एक पॉजिटिव नोट के साथ लोगों से इंटरेक्ट करें, बिकॉज बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं और हम लोग उसके तरफ ज़्यादा आकृष्ट भी होते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं मैं इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ तो
और यदि अपने मित्रों को भी कहूँगा तो उनको लगता है कि ये एक बोझ की तरह है कि हम उन वीडियोज़ को देखें और शेयर करें, ये करें। लेकिन सच्चाई ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से एआई काम कर रहा है, ऐसे जो डेटा है एक प्रकार से मैं फीड कर रहा हूँ उस पूरे सिस्टम को डेटा, और यदि उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बहुत सारी जो बेकार बातें हैं वो वही उसके सिस्टम में घूमने लगेंगी। ये वैसे ही है जैसे 2 घंटा किसी बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बाकी 8 घंटे एक ऐसे सोसाइटी में रहता है जहाँ पर कि उसको हमेशा उल्टे फीडबैक मिलते हैं, तो वो 2 घंटे का काम बेकार हो जाएगा। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि एआई मॉडल अपने आप लेता है, बिल्कुल, क्योंकि जो डेटा फीड हो रहा है उस डेटा फीड के आधार पर वो चीज़ें, उसका एल्गोरिदम स्ट्रांग होता है, उसके डिसीजन स्ट्रांग होते हैं और वैसा वो सोचने लगता है। आज तो साफ साफ दिखाई देता है, आप लोग जांच भी सकते हैं। तो जो अवेलेबल डेटा है उसको मजबूत करिए, जो अच्छा एथिकल इंफॉर्मेशन है उसको इस माध्यम में रखने की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर उसको भी आप मजबूत कर पाएंगे और अपने आप यूज कर पाएंगे। अदरवाइज उसमें बहुत सारी जो नेगेटिविटी है ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, और उस नेगेटिविटी का या केवल 24/7 इंटरटेनमेंट का या 24/7 इस हेतु से केवल काम कर रहे हैं कि उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप मिले। व्यूअरशिप का मतलब कि पैसे मिले, सीधी सी बात है। रिसोर्सेस उनको चाहिए, उनको बाकी ऑल द रेस्ट ऑफ जो चीज़ें उनको चाहिए होंगी उसके लिए कर रहे हैं। तो मैं जब आपसे अपील करता हूं कि इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें इन वीडियोज़ को, तो एटलीस्ट उस इंटेंट को भी मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जो इंटेंट भले ही एक छोटे मात्रा में हो, लेकिन उस पॉजिटिविटी को इस माध्यम के ऊपर आपको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। तो फिर एक बार इस अपील के साथ कि आप सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।